हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग यहाँ पे वापस आ गए हैं आपके एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करने, आपके ओलंपियाड्स के जो टारगेट आपने सोचे हैं उसमें हेल्प करने, उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, और हम लोग किस में मेहनत करने वाले हैं? हम लोग मेहनत करेंगे 6, 7, 8 ओलंपियाड्स में, NTSC, NSC, JS, PRMO, और साथ ही साथ हम लोग स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और इस पूरे टाइम हम ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, ये पूरी टीम आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको कोई DPP या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? आप उसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे TTB ग्रुप्स पे, जो कि टेलीग्राम चैनल पे बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा, सर्च बॉक्स में आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग हमारा जो कोड है TTB चैनल का कोड, वो आपको लिखना होगा। जैसे ये क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए है तो आप अपना कोड लिख सकते हैं TTB08। वहाँ पर जैसे ही आप उसको एक्सेस करेंगे, ज्वाइन करेंगे, वैसे ही आपको DPPs और स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, यू कैन एक्सेस दैम फ्रॉम देयर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वेब ब्राउज़र में जाकर फटाफट से इस वेबसाइट को डालिए। ठीक है, www.talkingtextbooks.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को डालेंगे वैसे ही आपको क्या होगा, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बहुत पैकेजेस मिलेंगे। ठीक है, उन पैकेजेस में जो भी आपको अफोर्डेबल या फिर जो भी आपको चाहिए आप वो पैकेज चूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक पैकेज का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि आपको क्या करना होगा वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके के पैकेजेस आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये है कॉस्ट, उस पैकेज का कॉस्ट एक्चुअली में। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारे लिस्ट आउट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है किसी भी एग्जाम को के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो इट विल बी अ वेरी वेरी मच लैकिंग थिंग। आपको सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वही हमारा क्लियर आउट हो सके। सेकेंड थिंग, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स बाय द TTB एक्सपर्ट्स। तो ये ज़रूरी क्यों है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो सभी के लिए ज़रूरी है ताकि कोई अगर रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहे, फॉर एग्जांपल कि अगर वो किसी एक टॉपिक पे वापस उसको जाकर स्टडी करना चाहे, सो दे कैन एक्सेस। ऑलराइट, एंड जो लाइव क्लासेस हैं, डेफिनेटली आप आगे से आगे स्टडी करना चाहेंगे तो लाइव लेक्चर फॉर दी रेगुलर क्लासेस, and the recorded lectures will be like for those students who want to repeat their topics, who want to study again the topics. ठीक है, होमवर्क चेकिंग, दिस इज द क्रूशियल थिंग। वाई होमवर्क चेकिंग इज द क्रूशियल थिंग? बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और होमवर्क नहीं करते। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये उनको हेल्प नहीं करेगी किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए। तो सबसे पहले होमवर्क चेकिंग तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ताकि आप होमवर्क करें और उस होमवर्क को हम चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आप कहाँ अच्छा काम कर रहे हो। उस चीज़ के लिए होमवर्क चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली क्विजेज, आप कहाँ पे किस टॉपिक पे कितना समझ में आता है, कितना नहीं समझ में आता है, डेली क्विज आपको ये बता सकता है। ठीक है, आप किस टॉपिक में लैग कर रहे हो, किस में नहीं, या फिर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या चीज़ें आपको और अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए, उस चीज़ में आपको डेली क्विजेज हेल्प करेगा। ठीक है, एंड देन कि जिस एग्ज़ाम का हम स्टडी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके का एग्ज़ाम में आता है। तो ये जो पैकेजेस है और ये जो पूरा टेस्ट पैटर्न्स के साथ जो पैकेजेस है, दैट वुड हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखेगा जहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है 9000। अगर आप इसमें जो डिस्काउंट कूपन है यहाँ पे अगर आप CYLIVE लाइव लिख देते हैं तो आपको 2700 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब दैट इज द थिंग, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपका जो टोटल 9000 का कॉस्ट है वो अब सिर्फ 6300 रह जाएगा। ठीक है, अब आपको फटाफट से बाय पैकेज पे क्लिक करना है एंड देन यू विल बी फॉरवर्ड ऑन दिस पेज। इस पेज में आप अपने ऑप्शन चूज कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप पे कर सकते हैं, वट एवर यू हैव फ्रॉम दीज मेथड। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ के लिए पूछना चाहते हो कि भाई इनको कैसे करना है, किस कोई हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर पे जिसे आप कॉल करेंगे आपका सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। यू कैन कॉल दिस एंड यू कैन कॉन्टैक्ट दिस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव ऑन। अब आप फटाफट से अपने कॉपी बुक्स निकाल लीजिए, आप अपने फटाफट से पेन्स वगैरह सब कुछ रेडी रख लीजिए क्योंकि आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, दैट इज लेक्चर 2 ऑफ द मैथमेटिकल टूल्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है, नाउ सी
चलिए फटाफट से प्रेयर कर लीजिए, फटाफट से अपना जो प्लेज है, जो अपना ये हम लोगों ने लेना था प्रॉमिस, वो फटाफट से ले लीजिए। आप ये पूरा लेक्चर देखने वाले हैं एंड यू विल बी नोटिंग ऑल द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड देन यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस। लिसन, रिवाइजिंग इज वेरी गुड। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा लेक्चर 1 है, जो हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये हमने पहले पढ़ा था। स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ नंबर और यूनिट होता है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास नंबर भी होता है, मैग्नीट्यूड, नंबर और यूनिट, मैग्नीट्यूड होता है, एंड उनके पास एक्स्ट्रा एक और चीज होती है जिसे हम डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखे थे कि स्केलर क्वांटिटीज की ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी। नंबर 1 क्या है कि उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और उनको डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और जो हमने तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो ये कि जो हम बचपन से प्लस माइनस करते आए हैं वही चीज हम स्केलर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमको कोई एक्स्ट्रा अलजेब्रा करने की जरूरत नहीं होती है। सो इट कैन बी सिंपली एडेड, सिंपली डिवाइडेड, सिंपली मल्टीप्लाइड। ऑलराइट, अब देखते हैं हम वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स की सबसे खास बात ये होती है कि उनके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, पर उसके पास एक्स्ट्रा एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और डायरेक्शन हमेशा एसोसिएटेड होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर्स के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। अब देखिए, वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट डिवाइड नहीं कर सकते। वेक्टर्स के अंदर डिवाइड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, 2 वेक्टर्स कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते, ऑलराइट। एंड देन हमको वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक नया तरीके का अलजेब्रा चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस वेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज दिया है कि उसका खुद का अलजेब्रा है, जिसे हम बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा, ऑलराइट। और सारे के सारे जो वेक्टर्स होते हैं उनका वेक्टर लॉज का फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर्स के जो लॉज हैं, अलजेब्रा के जो लॉज हैं, वो नहीं फॉलो करते हैं, तो फिर हम उनको वेक्टर्स की कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं। जैसा कौन, जो मतलब जिसके केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इसका केस है। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसके बावजूद भी हमने इसको वेक्टर की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो वेक्टर के अलजेब्रा लॉज हैं उनको नहीं फॉलो करता, दैट्स व्हाई हमने इसे क्लास से बाहर निकाल दिया। अब देखते हैं हम वेक्टर्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले तो बोल्ड लेटर्स, बुक्स में आपको जनरली बोल्ड लेटर्स पता चलेगा, लेकिन हम एग्जाम टाइम में बस उसको बोल्ड करते करते तो बहुत टाइम हो जाएगा, हमारा पूरे एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोग यूज करते हैं लेटर और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो। ये बहुत ही सिंपल है, इजी से बन जाता है और टाइम भी कम लेता है, ठीक है। तो आप देखेंगे डायग्राम के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है, टेल होती है, हेड होती है। जो हेड होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, और जो टेल होता है वो बताता है कि कहाँ से आ रहा था, वी कैन से लाइक द ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। और जो इस वेक्टर का लेंथ है, दैट टेल्स यू कि भाई कितना बड़ा, अमाउंट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। वो जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, ऑलराइट। फिर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे, ज़्यादा तो नहीं, 2 ही किए थे, बट ठीक है। फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कि उस वेक्टर्स के पास हमेशा एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। वेक्टर्स के जो वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, उसके लॉज को फॉलो करते हैं। अगर नहीं करते तो उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और जो वेक्टर्स का एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, मतलब अगर आप एक वेक्टर के अंदर दूसरा वेक्टर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वेक्टर के अंदर पहला वेक्टर ऐड कर रहे हैं, तो दोनों बातें बराबर है, हमें सेम टू सेम वेक्टर ही रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसके प्रॉपर्टीज। फिर हमने 2 वेक्टर्स देखे थे। नंबर 1 कौन देखा था, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 बन जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या, नल वेक्टर बोल देंगे। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि वो चला ही नहीं होता, वो उसी जगह पे होता है, 0 मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको नहीं पता कि उसे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन होता है, ऑलराइट। एंड उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 और उसके ऊपर एक एरो, ऑलराइट। चलिए, अब जो दूसरा वेक्टर हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में क्या हो गया है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो नंबर है वो 1 बन गया है, ठीक है। देखिए, जो मैग्नीट्यूड 5 था वो 1 बन गया है, एंड जो उसका डायरेक्शन है वो सेम टू सेम है, डायरेक्शन में हमने कोई चेंज नहीं किया है। इस डायरेक्शन में देखो ये वेस्ट था तो ये वेस्ट ही है, तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, ऑलराइट। एंड देन ये हमारा वेक्टर है
कि यूनिट वेक्टर को हम ऐसे शो करते हैं कैसे, ए बनाते हैं, मतलब वो लेटर लिखते हैं जो हमारा वेक्टर है और उसके ऊपर छोटा सा कैप चढ़ा देते हैं, उसको हम ए कैप बोल देते हैं, ए हैट भी बोल देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज हमेशा किस चीज के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, नथिंग एल्स, ऑलराइट। चलिए अब हम देखेंगे हमारा लेक्चर 2, ठीक है, कि हम लेक्चर 2 के अंदर क्या स्टडी करेंगे। यहाँ पर आज हम इंपॉर्टेंटली एक नई चीज स्टडी करने वाले हैं। नया चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शंस क्या होता है, फिर हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो भाई हम पढ़ते ही क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑलराइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ फंक्शन, इतनी गंदी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो, फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज अज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल लगाया, तो अजीब अजीब से बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये है एक बॉक्स, ठीक है, ये है एक बॉक्स। इस बॉक्स का नाम हमने रखा है कुछ भी, तुम अपने मन से कुछ भी नाम रख दे रहा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मैजिक बॉक्स बोल देते हैं, ठीक है। ये है एक मैजिक बॉक्स, लेकिन ये जो मैजिक बॉक्स है ना, ये मेहनत करता है, काम करता है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, एक बिल्कुल फिक्स रूल पे, उसका अपना रूल है, वो उसी रूल के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है, चलो देखो, हमने एक मैजिक बॉक्स लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, ये एक ऐसा मैजिक बॉक्स है, देखो ये एक मैजिक बॉक्स है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक नंबर दिया, मैंने इसके अंदर एक नंबर डाल दिया 5, ठीक है। ये एक फिजिकल बॉक्स नहीं है, आपको पता चले आप खोल के उसके अंदर यूज कर लो, नहीं, हमने क्या किया, 5 नंबर इसको इनपुट किया, ठीक है। अब जैसे ही 5 नंबर इस मैजिक बॉक्स में गया, इस मैजिक बॉक्स का रूल क्या है कि ये उस 5 के अंदर जो भी नंबर हम इसके अंदर भेजेंगे ना, वो उसके अंदर 4 ऐड कर देगा, ठीक है। हम इसको जो भी नंबर इसके अंदर भेजेंगे उसके अंदर ये 4 ऐड कर देगा और हमको बताएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 5 को इसके अंदर भेजा तो इसने क्या किया, उसने उसको कर दिया +4 और मुझे बाहर नंबर बता दिया 9, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि भाई ठीक है, देखते हैं, पता नहीं कैसे 9 आ गया। फिर मैंने इसके अंदर 12 भेजा, तो जब मैंने इसके अंदर 12 भेजा, इसने फिर से उसको +4 कर दिया और मुझे कितना मिल जाएगा, 16, ऑलराइट। ऐसे करते करते जब मैंने कोई भी नंबर तुम भेजो, चलो मान लो हमने 100 भेज दिया, ऑलराइट, हमने 100 भेज दिया। अब जैसे ही हमने 100 भेजा, उसने फिर से उसमें +4 कर दिया और हमें बता दिया आंसर 104। तो ये जो मैजिक बॉक्स है ये अपना एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करता है, ठीक है। तुम इसके अंदर कुछ भी नंबर भेजो, कैसे भी, नेगेटिव, पॉजिटिव, कैसे भी नंबर्स इसके अंदर भेजो, इसका एक ही रूल है, ये उसमें जो भी नंबर मिलेगा उसके अंदर 4 ऐड करके तुम्हें आंसर बता देगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ दिस मैजिक बॉक्स, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारे मैजिक बॉक्स डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो फिर भी एक एग्जाम्पल हो गया, अब एक नया मैजिक बॉक्स हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये जो मैजिक बॉक्स है इसका मन क्या करता था कि इसने बोला मेरे को ऐड नहीं करना है, तो हमने इसको बोला कि चलो ठीक है, तुम सबट्रैक्ट कर दो, या फिर तुम पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर सबट्रैक्ट कर दो। तो हाँ, इसने क्या बोला कि मैं तो करूँगा, इसने बोला मैं सबसे पहले जो भी नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर उसके बाद उसके अंदर 4 सबट्रैक्ट कर दूंगा। इसने बोला ठीक है, ये मैजिक बॉक्स इसने अपना रूल बना लिया। चलिए अब जब इसने अपना रूल बना लिया तो फिर हमने सोचा, देखिए ट्राई करते, क्या करते ये, हमने इसको वापस से 5 डाला तो इसने हमें क्या दिया, सभी बच्चे फटाफट से कैलकुलेट करके बोलो क्या दिया, 5 × 2 10 - 4 6, तो इसने हमको फटाफट से 6 आंसर दे दिया, ठीक है। हमने इसके अंदर 12 डाला, जब हमने इस बॉक्स के अंदर 12 नंबर को पास ऑन किया तो इसने फिर से क्या किया, × 2 - 4
तो कितना हो जाएगा 24, 24 माइनस 4 यानी कि हमारे पास दूसरा आंसर मिल जाएगा 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ फंक्शंस को समझ रहे थे और ये क्या मैजिक बॉक्स समझने लग गए। यहाँ पे देखो ये जो मैजिक बॉक्स है ना, और ये मैजिक बॉक्स जिस रूल पे काम करता है, ये मैजिक बॉक्स जिस रूल पे काम करता है, और ये वाले जो इसके रूल्स है, दिस इज द फंक्शन। एक्चुअली में यही फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं, देखो ये जो नंबर 1 है इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ये जो फर्स्ट वाला हमारा जो मैजिक बॉक्स है उसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो मैं इसे लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू x, ये x है, प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तुमने 5 को इनपुट दिया, तुमने 5 को अंदर दिया है ना, तो जब तुमने 5 को इनपुट किया तो ये x की जगह पे, इस x की जगह पे उसने 5 रख दिया। 5 प्लस 4 कितना होता है 9, तो यहाँ पे y की वैल्यू उसने हमें 9 बता दी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो x मैं लिख रही हूँ दैट इज द इनपुट, दैट इज द नंबर जो हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो नंबर्स हम प्रोवाइड करते हैं दीज आर कॉल्ड इनपुट, ठीक है। इनपुट का मतलब द नंबर्स वी प्रोवाइड, द नंबर्स वी प्रोवाइड टू इट, ठीक है, ठीक है। और हमें जो बाहर मिलता है एज ए रिजल्ट, ये जो मैजिक बॉक्स जो हमको चीजें दे रहा है, जो नंबर्स दे रहा है, दैट इज व्हाट द आउटपुट, ठीक है। और आउटपुट क्या है, द रिजल्ट वी गॉट। ऑलराइट, तो यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, दिस मैजिक बॉक्स इज द फंक्शन, ठीक है। दिस इज द रूल, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द मैजिक बॉक्स। और इस मैजिक बॉक्स के अंदर हम जो भी नंबर प्रोवाइड करते हैं व्हाट इज दैट, दैट इज इनपुट। इनपुट मतलब वो अंदर जाता है तो हम बोलेंगे इनपुट, ठीक है। और जो नंबर बाहर आता है यानी आउटपुट, दैट विल बी आवर रिजल्ट, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, y बोल देंगे। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो इनपुट है वो है बड़ा बड़ा x, ऑलराइट, और जो आउटपुट है वो बड़ा बड़ा y, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज क्या देख, तो मैजिक बॉक्स, फर्स्ट वाला जो मैजिक बॉक्स है, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो मैंने कैसे बता दिया, y इक्वल्स टू x प्लस 4। हम x के अंदर वैल्यूज डालते जाएंगे, पहले हमने x की जगह 5 रखा, फिर हमने x की जगह 12 रखा, फिर हमने x की जगह पे नेक्स्ट और 100 रखा। तो ये जो चीज़ है हमने इनपुट दिया, उसके बाद जो हमें y की वैल्यूज मिली यानी हमें जो आउटपुट मिला, ये पूरा किस रूल के पर बेसिस था, वो था y इक्वल्स टू x प्लस 4। और ये जो रूल है यही क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये जो टू वेरिएबल्स तुम यहाँ देख रहे हो कि नहीं देख रहे, ये जो टू वेरिएबल्स यहाँ देख रहे हो, ये टू वेरिएबल्स कौन है, x है एंड y है, क्योंकि दोनों का वैल्यू बदल रहा है ना, x का वैल्यू तो हम बदल रहे हैं और y का वैल्यू x की वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, तो दोनों की वैल्यूज फाइनली चेंज तो हो रही हैं, ठीक है। जहां पर अब तुमको क्या करना है, बिटवीन टू, अब देखो x एंड y इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था उसका जो रूल था दैट इज फंक्शन। इसका मतलब ये जो हमने रूल लिखा है, ये जो हमने रिलेशनशिप लिखा है, दैट इज दी फंक्शन, ठीक है। अब देखो x एंड y में से इन विच वन इज अज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट एंड द अदर इनडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये दो वेरिएबल्स है हमारे पास x और y, इनमें से एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। अब देखो इंडिपेंडेंट का मतलब कौन होता है, जो अपना अकेला रहता है, जिसका वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती है, बिल्कुल अकेला अच्छे से इंडिपेंडेंट स्ट्रांगली रहता है, दैट इज द इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे ऐसा कौन है, सोच के बताओ यहाँ पर ऐसा कौन है, देखो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है x, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यूज हम कुछ भी रख रहे हैं। हमने जब ये 5, 12, 100 रखा तो ये तो हमने अपने मन से सोच के रखा ना कि भाई कुछ भी रखो इसके अंदर, कुछ भी कैसी भी वैल्यूज डालो। तो ये जो चीज, जो वैल्यूज हमने कोई भी लिखी तो वो तो इंडिपेंडेंट हुई, हमने किसी चीज को सोच के तो नहीं रखा, इंडिपेंडेंटली हमने वैल्यूज डाल दी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो x है दिस इज द इंडिपेंडेंट वन, जिसका वैल्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होता है। अब क्योंकि जो वैल्यू हमने डाली है उसके बेसिस पे, उस पर डिपेंड होके y का वैल्यू मिल रहा है, इसीलिए हम y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
तो मतलब यहाँ पे जो y है दैट इज डिपेंडेंट, बेचारे को x पे डिपेंड रहना पड़ता है जबरदस्ती, x का जो वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंगली y का भी वैल्यू हमको मिलेगा। और जो ये x होता है दैट इज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल फ्रीली इस पे कोई भी वैल्यू रख दो, कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये फंक्शन होता है। फंक्शन इज लाइक अ मैजिक बॉक्स जिसके अंदर तुम इनपुट डालते हो और तुम्हें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है बेस्ड ऑन अ रूल, एंड दैट रूल इज व्हाट कॉल्ड द फंक्शन, ठीक है। तो तुम मैजिक बॉक्स की हेल्प से ऐसे समझ सकते हो कि फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब फटाफट से तो तुम लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा, फिर भी कर लो, सिर्फ 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। फंक्शंस के बाद अब हम जाएंगे एंगल्स के बारे में। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए आपको एंगल्स भी समझना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को एंगल्स ऑलरेडी पता होगा कि एंगल क्या होता है। एंगल होता है किन्हीं भी, देखो एंगल क्या होता है कि कोई, देखो ये मेरी बात ही नहीं मान रहा है। एंगल होता है किन्हीं भी दो एरोज के बीच में या फिर दो रेज के बीच में। मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है, मुझे इसे वापस बनाना पड़ेगा। इस बार मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगी, देखो तुम अभी। ये है एक एरो, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दिस इज एन एरो, दिस इज अ लाइन। हम ऐसे रेज भी बोल सकते हैं, तुम लोगों ने मैथ्स में एक्चुअली इस एंगल को पढ़ा होगा, है ना। और यहाँ से ज्वाइन करती हुई एक और रे जाती है, इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल बनता है, जो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के जो बीच में, दैट इज कॉल्ड दी एंगल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि इन दोनों के बीच में जो जगह है, जो इतना उन्होंने एरिया कवर अप किया है, अगर ये लाइन, अगर ये रे यहाँ होती, यहाँ से वहां पहुंचने के लिए उसने जितना एरिया, जितना चीज उसने कवर करी है, दैट इज एंगल, ठीक है। अब ये जो एंगल यहाँ पे बोला जा रहा है, ये तुमने सोचा होगा, ठीक है, दो रेज के बीच में एंगल है, ये हमें समझ में आया। लेकिन ये एंगल भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है, ये दो हमने एंगल समझने हैं अभी। पॉजिटिव एंगल का क्या मतलब होता है? प्लस, ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि अगर ये जो हम जानते हैं ना, ये x होता है, ये x डैश होता है यानी नेगेटिव, ये y होता है और ये y डैश होता है, दैट इज नेगेटिव y। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये जो पॉजिटिव x है ना, ये ओरिजिन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो पॉजिटिव x है, अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई एंगल बनाता है, कोई रे अगर इस पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई बनाता है रे, तो फिर हम उस एंगल को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्लस थीटा। ऑलराइट, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर यही सेम टू सेम, ये हो गया पॉजिटिव x, ये हो गया नेगेटिव x, ये हो गया पॉजिटिव y, ये हो गया नेगेटिव y, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव x से अगर कोई क्लॉकवाइज जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? माइनस का थीटा, ठीक है, दैट विल बी द नेगेटिव एंगल। तो यहाँ पे तुम्हें 2 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब तुम बोलोगे कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है? जिस भी डायरेक्शन में वॉच, तुमने क्लॉक देखी है, वॉच देखी है ना, तो उसमें जो मिनट हैंड होती है, जो सेकेंड हैंड होती है, वो क्या करती है? सर्कल करती है। अब देखो यहाँ पर जब मिनट हैंड सर्कल, तुम खुद से इमेजिन करो कि जब वो सर्कल घूमती है तो क्या होता है? 12 सबसे ऊपर होता है और यहाँ से ऐसे करके रोटेट करती है वो, है ना, बार बार ऐसे रोटेट करती है। तो दिस इज द डायरेक्शन वी कॉल दी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो क्लॉक के जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। तो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। तो जब कभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज कोई एंगल बनता है, कोई रे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है तो हम उसे नेगेटिव एंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज समझो। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, अब घड़ी कैसे घूमती थी? ऐसे घूमती थी,
लेकिन एंटी मतलब उसका उल्टा, तो मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अगर उसकी घड़ियां उल्टी चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब कभी भी प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा डायरेक्शन चलने लग जाते हैं, तो फिर जो एंगल बनता है दैट इज व्हाट कॉल्ड दी पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। अभी तो हमने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव समझा, अभी मैं तुम्हें कैलकुलेट करना भी सिखाती हूँ कि किस तरीके से हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ चीज़ याद करने के लिए बोलती हूँ, वो क्या है कि तुम लोगों ने 90 डिग्री तो सुना ही होगा, 90 डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो 90 डिग्री होता है वो होता है किसके बराबर, π/2, ठीक है, π/2 के बराबर होता है। हमने बस ये याद कर लेना है, जैसे हमने ये याद कर लिया वैसे ही हम इसको बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हम ये बात जानते हैं कि 90 डिग्री कब बनता है, हम ये बात जानते हैं ना, जब कभी भी इस तरीके से परपेंडिकुलर दो रेज जाती हैं तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। हमें ये बात पता चल गई है ना। अब देखो तुम यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो, जैसे ये जो एक्स वाई होती हैं, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, तो ये जो आपस में क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो यहाँ पे 4 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल एंगल था 360 डिग्री और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 90 90 90 90, तो 4 बार 90 यानी 360 डिग्री टोटल एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ध्यान दो, ये जो ग्रीन कलर का एरो है, ये जो ग्रीन कलर का एरो है उसने क्या किया, वो इस एक्स एक्सिस से उठा। पिंक कलर के एरो पे ध्यान देना अब की बार, पिंक कलर का जो एरो बता रहा है वो डायरेक्शन बता रहा है कि वो कहाँ से कहाँ गया। कौन, जो ग्रीन वाला एरो है वो कहाँ गया, ठीक है। अब देखो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट एक्स एक्सिस से किया था और वो पूरा राउंड अप होते 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 ग्रीन कलर वाला एक्स, अब जो फाइनल पोजीशन है ग्रीन वाले की वो तुमको दिखा दी है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज टू काउंट कि भाई ये जो सर्कल है उसने कितना मूव ऑन किया। जैसे जैसे हमारा मिनट हैंड है, एज्यूम इट मिनट हैंड, तो मिनट हैंड क्या करेगी, 12 से स्टार्ट करती है, ठीक है। उसने 12 से स्टार्ट किया, वो 12 से पूरा सर्कल करती 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 वापस 12 पे आई और 12 के बाद हल्का सा और चले गए। तो तुम कैसे एंगल मेजर करोगे कि उसने कितना एंगल कवर अप किया, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला एरो है, जो तुम्हें पोजीशन अभी ग्रीन वाले एरो की दिख रही है, रे की दिख रही है, तो दैट इज द थिंग, ये उसका फाइनल पोजीशन है। स्टार्ट इसने कहाँ से किया था, स्टार्ट इसने किया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इसने क्या किया, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उठा और पूरा राउंड मारते 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 एक्स तक आया और वापस उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया। यानी ये जो π/3 तुमको दिख रहा है ये इसने एक्स्ट्रा एंगल कवर अप किया, मतलब इसने पूरा एक राउंड लिया, यानी 4 बार उसने 90 ऑलरेडी चला, ठीक है। हम यही चेक करेंगे कि किस तरीके से वो वहां तक पहुंचा। अब देखो इसने पहले क्या किया, जब ये इस मतलब x से पॉजिटिव y तक जाता है, जब वो x से पॉजिटिव y तक जाता है तो हम यहाँ बोलेंगे उसने क्या किया, π/2 एंगल किया, 90 डिग्री कवर अप किया जब वो x से उठा और फिर वो y तक पहुंचा। देखो ये पिंक एरो बता रहा है कि कहाँ से उठा, वो x से उठा और y तक पहुंचा, फिर y से उठा और नेगेटिव x तक वापस उसने 90 डिग्री कवर अप किया। तो यहाँ पर वापस से उसने 90 डिग्री आने की π/2 कवर अप किया। अब वो नेगेटिव x से नेगेटिव y तक गया, फिर से उसने 90 डिग्री कवर अप किया, तो उसने फिर से 90 डिग्री कवर अप किया। अब उसने पॉजिटिव y से नेगेटिव y से पॉजिटिव x की तरफ गया, तो उसने वापस से क्या किया, 90 डिग्री को कवर अप किया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही उसने 90 डिग्री कवर अप किया, उसके बाद वो थोड़ा सा और ऊपर, ये ग्रीन एरो और थोड़ा सा ऊपर चला गया और कितना कवर अप किया, पहले दिख रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी इसने बता रखा है कि इसने π/3 एक्स्ट्रा कवर अप किया, तो हमने क्या बोल दिया, π/3 एक्स्ट्रा कवर अप किया, ठीक है। अब देखो तुम इसको ऑलरेडी बहुत सिंपली इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फटाफट से इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना सबको पता है, एलसीएम आ जाता है 6, 2 और 3 का कितना होता है, 6 हो जाता है ना। अब देखो हम यहाँ देखेंगे 3π + 3π, वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इसका 6 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 2 में कितने टाइम्स 6 होता है, 3 टाइम्स,
और उसी 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर ये जो नंबर है, इसको जो 2 है वो 6 में मतलब 2 की टेबल में 6 आता है और कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो ये जो 3 बचा हमारे पास एक्स्ट्रा, वो 3 हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 इंटू पाई कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट वाले के पास चलते हैं। तो जैसे ही 2 लिखा हुआ है और 2 में कितने टाइम्स 6 आता है, 3 टाइम्स आता है, तो हम उस 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने 3 पाई लिख दिया है। इसी तरह हम आगे चलते चलते थर्ड वाले के पास आते हैं। 2 3 ज़ा 6 और उस 3 को हमने क्या कर दिया है, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर वापस से 2 3 ज़ा 6 और फिर हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है। प्लस अब देखो 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू 2 6 होता है ना, तो अब हमारे पास 2 बचा, उस 2 को हम क्या कर देते हैं, पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर दो, 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 पाई, कितना हो गया, 3 6 9 12, 12 पाई प्लस 2 कितना हो गया, 14 पाई। तो ये हो जाएगा 14 पाई बाय 6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 14 भी 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है और 6 भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 7 पाई बाय 3 हमको मिल जाएगा, है ना। चलिए अभी से फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाला करते हैं। और जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो नेक्स्ट वाला करने की कोशिश करो, ध्यान से, जल्दी से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। ये वाला जो है ना, हम ये वाला ट्राई करते हैं। इसको हमें कैसे करना है, देखो ये जो पिंक एरो दिखा रहा है कि ये जो ग्रीन एरो है, जो ग्रीन रे है, वो कैसे गई है वहां तक। ठीक है, वो कैसे गया, वो कैसे नेगेटिव उसमें गया है, क्योंकि डायरेक्शन शो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सॉरी, ये तो हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पे वो पॉजिटिव एक्स से नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया और फिर यहाँ तक आया, है ना। ये जो ग्रीन एरो था उसने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, पॉजिटिव एक्स से किया था, और रोटेट होते 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 अब ये यहाँ पहुँच गया है और इसने एक्स्ट्रा पाई बाय 4 कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि ये वाला एंगल जो कि कितना हुआ, पाई बाय 2 90 डिग्री, फिर ये वाला एंगल जो कि कितना हुआ, पाई बाय 2 90 डिग्री, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे ये छोटा सा एंगल यानी कि पाई बाय 4। तो यहाँ पे जब वो जो रे है वो जब x से नेगेटिव y तक गई तो उसने 90 डिग्री कवर अप किया, नेगेटिव y से नेगेटिव x गई फिर से उसने 90 डिग्री कवर अप किया, और उसके बाद उसने पाई बाय 4 एक्स्ट्रा कवर अप किया। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 4 एक्स्ट्रा। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर उसने कितना कवर अप किया, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूम करके कितना दूरी तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि हमें यहाँ पे पूरे उसमें नेगेटिव लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या बोलने वाले हैं, नेगेटिव बोलने वाले हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये हमें नेगेटिव एंगल मिलेगा, पहले ही हमने लिख दिया है। अब देखेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 और 4, इसका एलसीएम हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब देखो 2 कितने टाइम्स 4 होता है, 2 टाइम्स 4 होता है, तो हम उस 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 पाई। फिर वापस सेकंड वाला 2 कितने टाइम्स 4 होता है, 2 टाइम्स 4 होता है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 2 पाई। अब 4 में 4 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो हम 1 को ही पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ये सिंपली पाई लिख दिया। अब देखेंगे, इनको फटाफट से ऐड कर दो, 2 + 2 4 पाई प्लस 1 5 पाई, तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 4। ठीक है, माइनस का 5 पाई बाय 4 हमारा फाइनल आंसर हो गया। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द एंगल्स, कि किस तरीके से हम एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं, कैसे एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जब कभी भी तुम लोग खुद से इसे कैलकुलेट कर सकते हो कि जब कभी भी जो मिनट हैंड है या फिर आवर हैंड है, तो तुम मिनट हैंड का एग्जाम्पल ले सकते हो, वो 3 से चलना अब हम उस पूरे वॉच को, हम उस पूरे क्लॉक को
जो हमारे एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं उनको सिंपली अवेयर कर सकते हैं कि कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है बिल्कुल। यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 6 होता है, पूरा क्लॉकवाइज बिल्कुल दिखता है बिल्कुल। अब देखो तुम खुद से देख सकते हो कि कोई भी अगर मिनट हैंड 3 से चलना शुरू करती है, तो अगर वो पूरा 1 मिनट कवर अप करती है, पूरा एक राउंड कवर अप करती है, तो वो पूरा का पूरा कितना करेगी, 4 बार π/2 यानी 4 बार 90 डिग्री चलेगी, है ना। उसके बाद अगर वो 5 पे आती है या 6 पे आती है तो वो एक्स्ट्रा एंगल्स कवर अप करती है। तो तुम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि जब कभी भी कोई भी मिनट हैंड जा रही है, कोई भी आवर हैंड जा रही है, तो वो कितने एंगल्स बनाती है, कब रोटेट करती है, कितने टाइम्स रोटेट करती है, कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो उसके बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि ये इस तरीके से एंगल्स बनाती है, और तुम खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एंगल्स का, जो तुम्हें अब प्लस और माइनस का पता चल चुका है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो प्लस, और अगर क्लॉकवाइज जाता है तो नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैंने तुम्हें एंगल बता दिया है कि एंगल क्या होता है, एंगल होता है थीटा, ठीक है, हमने उसको थीटा से शो करते हैं। अब देखो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर तुम्हें अब फंक्शन तो पता चल चुका है कि भैया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक रूल होता है किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में तुम्हें क्या पता चल चुका है, रिलेशन पता चल चुका है, फंक्शन पता चल चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ये दो वर्ड्स क्या होते हैं, पहला वर्ड होता है ट्रिगोनो। इस ट्रिगोनो का मतलब होते हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है मेट्रोन, और इसका मतलब होता है मेजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अभी हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम इसमें पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, तो हम क्या बातें कर रहे होंगे, सिर्फ ट्रायंगल्स की बातें कर रहे होंगे, ठीक है। और ट्रायंगल्स में डिफरेंट चीज़ें मेजर कर रहे होंगे, कभी एंगल, कभी हाइपोटेनस, कभी परपेंडिकुलर, कभी बेस, ये सब एंगल्स हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते रहेंगे। देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि ये जो तुम्हें ऑरेंज कलर का एक ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज द ट्रायंगल, हमेशा हम राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें होती है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। नंबर वन चीजें क्या, यहाँ पे जहाँ 90 डिग्री बन रही होती है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब एक एंगल तुम्हें मिलेगा क्या, 90 डिग्री मिलेगा। तो ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, इसके ठीक अपोजिट तुम्हें क्या मिलेगा, हाइपोटेनस, ठीक है। H फॉर क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल है, दूसरा एंगल जिसे हम थीटा बोल रहे हैं, वो तो फिक्स है, वो 90 डिग्री तो फिक्स है, वो तो जरूरी है, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, और हमेशा उस 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन होगी, हाइपोटेनस होगी, ठीक है, यानी कि जिसे हम H से डिनोट करते हैं। अब देखेंगे ये थीटा, ये जो एंगल थीटा है, ये जिस भी उस पे बैठा हुआ है, जिस भी साइड पे बैठा हुआ है, दैट वुड बी कॉल्ड द बेस फॉर दिस एंगल, ठीक है। तो B फॉर हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। ये इस एंगल का बेस हो गया, ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। और इस एंगल के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, P, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे P फॉर क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करने के लिए तुम्हें एक चीज याद करनी पड़ेगी, जिसको मैं किसी दूसरे कलर से लिखती हूँ बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो P B P अपॉन H H B, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो तुम बोलोगे पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, वापस से H फॉर हर, और B फॉर बोले। इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे तुम ये PBP अपॉन HH भी इजीली लर्न कर सकते हो, बार बार बोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इजीली तुम्हें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद। सोचो
अब कैसे, अब हम एंगल्स को देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं जो कि इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो तुम्हें थीटा दिख रहा है ना, हम इस थीटा, इस एंगल को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे पहला वाला क्या है, P अपॉन एच है ना, P अपॉन एच। तो जो हमारा साइन थीटा होगा, साइन वो वाला थीटा, वो क्या हो जाएगा, P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस यही हो गया है ना, बस हमने एक याद कर लिया। अब देखो कॉस थीटा जो दूसरा होता है, अब देखो बीच में कौन आ रहा है, B अपॉन एच, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा B अपॉन एच, ठीक है। फिर आता है टेन थीटा, तीसरा वाला, खुद से बताओ क्या होता है टेन थीटा, देखो P अपॉन B, तो ये हो जाएगा P अपॉन B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी बारी आ जाएगी पलटने की। कैसे, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, अब नीचे आएंगे, टेन का उल्टा है ना, वो हो जाएगा कॉट, कॉट थीटा, जो कि हो जाएगा फिर B अपॉन P, B अपॉन P उल्टा हो जाएगा है ना। फिर आता है कॉसिक थीटा, फिर आता है सेक थीटा, ठीक है। और जो सेक थीटा होगा वो कॉस का ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी H अपॉन B, यानी H अपॉन B। और उसके बाद आ जाएगा कॉसिक थीटा, जो कि होता है साइन का उल्टा, क्या हो जाएगा, H अपॉन P, तो ये हो जाएगा H अपॉन P, ठीक है। तो तुमको क्या करना होगा, तुमको बस ये फंक्शंस रिमेंबर करके रखने होंगे। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो तुमको इस तरीके से याद करना होगा और तुम्हें सारे के सारे ये 6 के 6 फंक्शंस इजीली याद हो जाएंगे। अगर तुम्हें ऊपर वाला एक ये याद हो जाता है तो तुमको क्या करना है, ये याद करना है, दिस इज द स्टार मार्क, ठीक है। इसको तो फटाफट नोट ही कर लो, बिल्कुल नोट कर लो। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करें। हमने पाइथागोरस थ्योरम तो ऑलरेडी सीख ली है, मुझे पता है तुम लोगों ने 6th और 7th में सीखी होगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। मैंने तुम्हें बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और फिर मैंने तुम्हें बताया साइन थीटा बताया है ना। तो जो साइन थीटा है, ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू चेंज होती रहती है। ये मतलब जो हमने फर्स्ट टाइम में फंक्शन के बारे में जो एक्स वेरिएबल पढ़ा था ना, जिसके अंदर हम वैल्यूज, मनचाही वैल्यूज डाल रहे थे, दैट वर्क एज थीटा हेयर। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 कर दिया, 30 कर दिया, 45 कर दिया, 60 कर दिया, 90 कर दिया। और जैसे ही हमने यहाँ पे साइन 0 की बात करी तो मुझे एक नया नंबर मिला 0। साइन 30 की बात करी, यहाँ पे साइन 30 लिखा तो ये हो गया 1/2। साइन 45 डिग्री की बात करी तो मुझे मिल गया 1/√2। फिर साइन 60 की हम लोगों ने बात करी तो फिर क्या मिल गया, √3/2। और इस तरीके से हमने जब साइन 90 के बारे में लिखा तो हमें क्या मिल गया ना, साइन 91 मिल गया। तो यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये एस फंक्शंस की आ रही हैं, ये y की वैल्यूज आ रही हैं, जो हमने लास्ट टाइम में फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ये y की वैल्यूज आ रही हैं और हमने क्या डाला है, x का इनपुट किया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को इनपुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज तुमको बताई जा रही है। यहाँ पे ये जो तुम्हें टेबल दिख रहा है, ऑलरेडी तुम्हें जो ये टेबल दिख रहा है ये तुम्हें याद करना है। अभी याद करने की जरूरी नहीं है, बस समझ लो इसे। जितनी भी वैल्यूज हैं अगर याद हो सके तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर याद नहीं भी हो पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। बट दिस इज द थिंग कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है ना। तो चलिए अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कि हम इन एंगल्स को, जो हमने साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा देखा है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमें बस ये 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए, हाइपोटेनस, यानी कि 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, जिसे हम क्या बोल देंगे, एच बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे एच। फिर ये अगर एंगल होता है, ये अगर थीटा एंगल होता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये 5 इसके बेस में आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू है। और इसी एंगल के सामने वाला मुझे कौन मिल जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पे वो मेरा P बन जाएगा। अगर मुझे 3 चीज़ें पता है, P,
B और H, अगर मुझे ये तीनों चीज़ें पता है तो मैं वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से सारे एंगल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, अब फटाफट से मेरे साथ साथ सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ फटाफट से क्या कर दिया है, लिख दिया है। साइन थीटा बताएंगे मुझे, कॉस थीटा बताएंगे मुझे, टेन थीटा बताएंगे मुझे। ठीक है, और उसके बाद ठीक उनके उल्टे कौन होते हैं, साइन का होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। और मैं फटाफट से यहाँ पे तुम्हारे लिए पंडित बद्री प्रसाद भी लिख देती हूँ। फटाफट से हो चुका है। अब हम फटाफट से इसकी तरह वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा बोल दिया गया है, साइन थीटा जो कि होता है P अपॉन H, P माने 12, H माने 13, तो यहाँ पे क्या हो गया है P अपॉन H यानी कि 12 अपॉन 13। बस कैलकुलेट हो गया, साइन थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही करना है हमको। ठीक है, अब आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस B अपॉन H, दैट्स व्हाई यू गॉट टू नो 5 अपॉन 13। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 5 अपॉन 13। अब नेक्स्ट वन टेन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12 अपॉन 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12 अपॉन 5। अब हम आते हैं इनके बिल्कुल रेसिप्रोकल पे, बिल्कुल उल्टे पे चलते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा डायरेक्टली हम उल्टा कर देंगे, तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे H अपॉन P यानी कि 13 अपॉन 12। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक थीटा जो कि है कॉस थीटा का ठीक उल्टा यानी कि उसका रेसिप्रोकल। तो जब हम सेक थीटा की बात करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि 13 अपॉन 5। अब हम आते हैं कॉट थीटा दैट इज टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का उल्टा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5 अपॉन 12। हमने सारे रेशियोज कैलकुलेट कर लिए, सिर्फ एक ही ट्रिक हमको याद रखनी है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये ट्रिक जैसे ही तुम्हें याद हो जाएगी तुम इजीली सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी तुमको उसकी। ठीक है, सो दीज आर द एंगल, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड दैट्स इट। अभी तुम लोग को यही याद करने की जरूरत है, यही कैलकुलेट करने की जरूरत है। उसके अलावा तुम्हें जो भी चीज़ें समझनी होंगी, जो भी चीज़ें आगे इन्वॉल्व होंगी वो तुम्हें 10th क्लास में 10th स्टैंडर्ड में पता चलेगा, है ना। तो अब तुम देखो यहाँ पे ये सारी एंगल्स, फटाफट से तुम पहले इसको नोट कर लो। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हमें अब क्या करना है। हमें ग्राफ प्लॉटिंग इजीली आती होगी, डेफिनेट सी बात है। एक्स के बारे में जानते हैं हम, एक्सिस जानते हैं हम, क्वाड्रेंट जानते हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, एक्स वाई, ठीक है, जो भी इनको 4 में डिवाइड होते हैं वो क्वाड्रेंट्स होते हैं। अभी जब ये टेबल तुमको दी जाए, जब इस तरह की टेबल तुमको बता दी जाए तो तुम किस तरीके से इन सभी टेबल को प्लॉट करोगे, ठीक है, किस तरीके से तुम इन वैल्यूज को इस एक्सिस पे, इस पूरे ग्राफ पेपर पे, कार्टेशियन प्लेन पे किस तरीके से इसको प्लॉट करोगे, बताओगे कि भाई कहाँ क्या है कैसा है, तब तुमको पता चलेगा यहाँ पर कि हम किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं, कितने तरीके के ग्राफ मिलते हैं। क्यों हम ग्राफ क्यों स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज जब हम ग्राफ स्टडी करेंगे तो हम स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फोर्स का ग्राफ, एंगल का ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स हम खुद ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उस ग्राफ को समझने के लिए हमें पहले इस ग्राफ को समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने एक टेबल तैयार की है तुम लोग के लिए। टेबल क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन होमवर्क। जैसे जैसे मान लो तुम्हें पहले में तुम्हें 1 क्वेश्चन मिला होमवर्क में, फिर तुम्हें 2 क्वेश्चन मिले होमवर्क में, फिर तुम्हें 3 क्वेश्चन मिले होमवर्क में, इस तरह करते करते तुम्हें 6 क्वेश्चन मिले होमवर्क में, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को करने में तुमने कितना टाइम लिया, दैट इज द थिंग। यहाँ पे तुमने कितना टाइम लिया, 1 क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें 10 सेकेंड्स लिए, 2 क्वेश्चंस को करने के लिए तुमने 20 सेकेंड्स लिए, 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 30 सेकेंड्स लिए, दैट्स हाउ द यू टुक टाइम। अब देखो ये जो x है ये सारी x एक्सिस की वैल्यूज हैं, ये जो y है जो तुम्हारा टाइम कंप्लीशन है वो तुम्हारा y की वैल्यू है, एंड जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स बन के आते हैं उन पॉइंट्स के वो इन x और इन y को मिला के बनकर आते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इस तरह का ग्राफ अगर मुझे इस कार्टेशियन प्लेन पे, इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना होगा तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, एक्सिस बनानी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक एक्स एक्सिस बनाती हूँ, जो कि ये ब्लू लाइन यहाँ पे अपने आप आ गई है बिल्कुल मैजिक की तरह।
है ना। और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे फटाफट से मेंशन कर देती हूँ दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम फटाफट से मैजिकली वाई एक्सिस को ले आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वाई एक्सिस आ चुकी है मैजिकली और मैंने उसे वाई लिख दिया है। सी एक्स पे वैल्यूज क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5 6 एक्स पे मेंशन कर दूंगी। तो भाई ये हो गया है हमारा 1, फिर ये आ गया है 2, फिर ये आ गया है 3, फिर आ गया है 4, फिर आ गया है 5 एंड देन फाइनली 6, ठीक है। अब y की वैल्यूज देखो 10 20 30 40 50 60। अब ये 10 10 के इंटरवल्स पे है, 1 2 3 4 तो काम नहीं चलेगा वरना बहुत बड़ा हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको 10 10 के इंटरवल्स पे ही लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10, यहाँ पे लिख देते हैं 20, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 30, यहाँ पे लिख देते, कहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे बना देते हैं 40 एंड देन 50 एंड देन 60, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 20 30 40 50 60 पे मेंशन कर दिया है। अब हमको क्या करना है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमको प्लॉट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट 1 10, यानी x पे हम क्या करेंगे, 1 पे जाएंगे एंड देन इस x से 10 तक, y का 10 तक जाएंगे, है ना। तो मुझे जो पॉइंट मिलेगा वो ये पॉइंट मिलेगा, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ 1 10 इज माई पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन 2 20, तो व्हाट आई हैव टू डू इज टू, आई हैव टू वॉक 2 on x axis and then 20 on y axis. This is 2 x axis, I am going upwards up to 20. तो मेरे को जो मिलेगा पॉइंट दैट इज माई सेकेंड पॉइंट, दैट इज 2 20, ऑलराइट। एंड देन द थर्ड वन, यहाँ पे 3 है, ऊपर जाते जाते कब तक, 30 तक। तो 3 से हम लोग अपवर्ड जाएंगे 30 तक, दैट मीन्स आई हैव टू प्लॉट हियर। तो मेरा पॉइंट 3 30 मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वन 440, सभी करते चलेंगे मेरे साथ साथ, 440 तक जाएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग प्लॉट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 40। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे 5 50, तो 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, कब तक ऊपर जा रहे हैं, 50 तक ऊपर जा रहे हैं, दैट इज 5 50। नाउ द नेक्स्ट वन, लास्ट वन जो है हमारा 6 60, तो हम 6 से ऊपर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे 60 तक जाएंगे एंड देन विल प्लॉट अ पॉइंट हियर, दैट इज 6 60, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब मेरे पास स्केल तो है नहीं, इतना बड़ा स्केल मेरे पास नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक आउट योर स्केल। तुम क्या करोगे, स्केल को ऐसे रखोगे, ठीक है, एंड यू विल ड्रॉ अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं हो सकती, चलेगा, है ना, पर तुम्हारी स्ट्रेट होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास बहुत बढ़िया स्केल है। अभी देखो मैं जो लाइन बना रही हूँ ना, ये हल्की हल्की टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है, बट ठीक है, दिस इज माई फाइनल लाइन। ये जो ग्राफ मुझे मिला, तुम देख रहे हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी अगर तुम स्केल से बनाओगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी एंड दिस लाइन शोज समथिंग, व्हाट हमें जो मिला, वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये यूनिफॉर्म को शो करती है। दिस शोज यूनिफॉर्मिटी, है ना, यूनिफॉर्म को शो करती है, मतलब ये सारी वैल्यूज जो चेंज हो रही हैं ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग जो वो पढ़ते हैं ना, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी के बेसिस पे वो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका ग्राफ हमें इसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। तो ये तरीका है जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं और पता करते हैं कि हमको जो वैल्यूज मिली हैं, हमको जो टेबल मिला है वो क्या चीज़ शो कर रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म को शो करता है, या फिर क्या चीज़ें वो रिप्रेजेंट करता है, ये सब हम लोग वैल्यूज जानते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग।
अब हम देख लेते हैं एक दूसरा ग्राफ जो कि है, वैसे तो तुम लोग के लिए होमवर्क है, ट्राई इट आउट योर होम, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज दी थिंग, ये अब तुम्हें डिफरेंट वैल्यूज देगा, ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, ये अलग तरीके का ग्राफ देगा, और वो ग्राफ हम सीखेंगे कि वो किस चीज का ग्राफ होगा और क्या होगा, ठीक है। सो ये देखो दो, पहले तो एक्स और वाई एक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो पहले हमारी जादुई से बन गई, ठीक है। सो ये हमारा लेक्चर 3 है जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले तो हम वो ग्राफ बनाएंगे जो कि कुछ अलग मोशन का ग्राफ दिखेगा हमको, एंड देन वी विल बी डूइंग दी थर्ड लेक्चर। इसके अंदर हम ग्राफ पढ़ेंगे, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे क्या बनता है, ठीक है, इतने सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। फिर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन वी विल बी स्टडिंग स्पीड टाइम ग्राफ, एंड देन वी विल बी डूइंग अ क्वेश्चन, और तब जाके हमारा एग्जैक्ट मैथमेटिकल डूल कंप्लीट होगा, तब जाके तुम प्रॉपर तरीके से सारी मैथ्स की चीज़ें जान चुके होंगे ताकि तुम असली फिजिक्स पढ़ना शुरू कर सको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, डू स्प्रेड वट एवर नॉलेज यू गेन फ्रॉम दिस वीडियो, alright, and do spread it out to all the people you want to get improved, alright, and thank you so much for watching.